मैं प्रकाशन चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, बारापत्थर, सिवनी, मध्य प्रदेश से। आइए इतिहास में हम हर्यक वंश, जिसको पितृहंता वंश भी कहते हैं, इसके संबंध में पढ़ेंगे। इस वंश के जो प्रमुख शासक हुए हैं उसमें बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन एवं अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक। नागदशक जो हैं ये हर्यक वंश के अंतिम शासक रहे हैं। इनके संबंध में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से और प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न अधिकतम पूछे जाते हैं। आगे हम जब इसको पढ़ेंगे तो मैं बताते भी जाऊंगा आपको कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आइए देखें हम हर्यक वंश। सबसे पहले मगध का इतिहास। इसमें हर्यक वंश के संबंध में 16 महाजनपद के निर्माण के पश्चात सभी अपने महाजनपद को शक्तिशाली बनाने के लिए एवं साम्राज्य विस्तार के लिए आपस में संघर्ष करने लगे। मगध इनमें सबसे आगे रहा एवं सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। और उसका कारण ये था कि मगध के जो शासक थे उन्होंने नई नीति से अपने महाजनपद को, और कुछ आर्थिक और राजनीतिक कारण थे इनके कारण वो उनका ये जो मगध था वो शक्तिशाली बन गया। मगध का गौरवशाली इतिहास भी रहा है। यह राजनीतिक एवं धार्मिकता का केंद्र बन गया। धार्मिकता का केंद्र इसलिए क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी ये केंद्र रहा है। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। इसका नाम राजगृह इसलिए पड़ा गया क्योंकि राजा महाराजाओं का गृह यहाँ पर था और 5 पहाड़ियों से घिरी होने के कारण ये सुरक्षित भी थी। इसलिए मगध की जो राजधानी थी, प्राचीन राजधानी राजगृह थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनी। जो उदयन जो थे शासक, उन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। आगे जब हम इसमें पढ़ेंगे तो उसमें और स्पष्ट हो जाएगा। प्रद्योत वंश के अंतिम शासक वर्तिवर्धन के पश्चात प्रद्योत वंश का अंत हो गया था एवं बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। जो बिंबिसार थे, प्रथम शासक थे हर्यक वंश के, उन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की। बिंबिसार ने राजगृह को ही अपनी राजधानी बनाया तथा अपनी त्रियक नीति से मगध को सबसे शक्तिशाली राज्य बनाया। इनकी त्रियक नीति क्या है वो भी आगे हम देखेंगे। मगध के सबसे शक्तिशाली होने के कई कारण रहे हैं, लेकिन इनमें से आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण एवं भौगोलिक कारण सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं। एक अलग वीडियो में आप देखेंगे कि मगध के सबसे शक्तिशाली होने का क्या क्या कारण रहे, उनका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल हम हर्यक वंश का अध्ययन करेंगे। अब हर्यक वंश को देखेंगे, जिसको पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में देखेंगे। ये 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक का इसको माना गया है। हर्यक वंश मगध साम्राज्य का पहला राजवंश था। इसे पितृहंता वंश इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें पुत्रों ने अपने पिता की हत्या कर राज्य को प्राप्त किया। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की तथा उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। इसलिए इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। यहाँ पे हंता वंश लिखा है, पितृहंता वंश भी कहते हैं। इस वंश के प्रमुख शासक जो हुए हैं वो बिंबिसार, जिनका कार्यकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहा। अजातशत्रु, इनका कार्यकाल 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक रहा। उदयन, इनका कार्यकाल 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक के रहा। और इसके पश्चात, उदयन के पश्चात उनके जो पुत्र थे अनिरुद्ध, मुंड या मुंडक जिनको कहा गया, और नागदशक, ये इनके पुत्र, ये इन्होंने शासन किया। लेकिन प्रमुख रूप से बिंबिसार और अजातशत्रु इस काल के, इस वंश के सबसे प्रमुख शासक रहे, जिन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को गति दी और साम्राज्य विस्तार किया और अपने साम्राज्य को और विस्तृत किया। चलिए आगे देखिए हम बिंबिसार। इनका कार्यकाल 544 ईसा पूर्व से
492 ईसा पूर्व तक के माना गया है। 544 ईसा पूर्व बिंबिसार ने एक वंश की स्थापना की तथा राजगिरी को अपना राजधानी बनाया। इसको श्रेणिक नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार को श्रेणिक नाम से भी जाना जाता है। साम्राज्य विस्तार के लिए इनकी त्रियक नीति अपनाई। इन्होंने क्या की थी कि त्रियक नीति अपनाई थी। पहली नीति थी वैवाहिक नीति, दूसरी नीति युद्ध नीति और तीसरी नीति मैत्री नीति। इन 3 नीतियों के कारण बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया और उसको सुरक्षित भी रखा। इन्होंने पहली बार वैवाहिक परंपरा को साम्राज्य विस्तार का तरीका बनाया था। इन्होंने 3 विवाह किए। पहला विवाह राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला देवी के साथ किया। इस विवाह में काशी इन्हें दहेज में मिली। दूसरा विवाह इन्होंने लिच्छवी के राजा चेतक की पुत्री चेलना के साथ किया। तीसरा विवाह इन्होंने मद्र देश के राजकुमारी क्षेमा से किया। महावज्ञ के अनुसार यह भी माना जाता है कि इनकी लगभग 500 पत्नियां थीं, लेकिन इसके कोई अलग से प्रमाण कहीं देखने को नहीं मिलते। वैशाली की एक अत्यंत सुंदर नगरवधू जो वैश्य थी, आम्रपाली से भी आपके संबंध रहे। आम्रपाली से बिंबिसार के काफ़ी संबंध रहे हैं और माना ये जाता है कि जिससे इनका एक पुत्र अभय था। ये भी माना जाता है कि बिंबिसार और आम्रपाली का पुत्र अभय था। किंवदंती ये भी है कि जीवक भी इनके पुत्र थे। जीवक जो राजवैद्य बने थे वो भी इनके पुत्र थे, लेकिन इसके संबंध में कहीं कोई प्रमाण देखने को नहीं मिलते हैं। इस तरह से ये बिंबिसार हो गया। इन्होंने युद्ध नीति से अंग और चंपा का राज जीतकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का उपराजा बनाया। अजातशत्रु के संबंध में बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार अजातशत्रु बिंबिसार व महाकौशला देवी के पुत्र थे, किंतु जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार व चेलना के पुत्र थे। अर्थात कहीं कहीं आपको ये देखने को मिल जाता है कि अजातशत्रु बिंबिसार और महाकौशला देवी के पुत्र थे, तो कहीं ये को मिलता है कि बिंबिसार और चेलना के पुत्र थे। तो ये दोनों है यहाँ पर। तीसरी नीति इनको थी, इन्होंने अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत जब पांडु रोग से पीड़ित थे तब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजकर उन्हें स्वस्थ किया, जिससे अवंती के साथ उनके मित्रता के संबंध बन गए। इस तरह त्रियक नीति से उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार व सुरक्षित किया, अपने साम्राज्य को सुरक्षित किया। बिंबिसार बौद्ध धर्म के संरक्षक भी थे। इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति दी। 492 ईसा पूर्व इनके पुत्र अजातशत्रु ने बुद्ध के प्रबल विरोधी एवं उनके चचेरे भाई के उकसाने पर बिंबिसार को कैद कर लिया तथा इनकी हत्या कर दी है। इसलिए इसे पितृहंता भी कहते हैं। बिंबिसार को की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को पितृहंता भी कहते हैं, अर्थात पितृ की हत्या करने वाला। कहीं कहीं ये माना जाता है कि इन्होंने उनकी हत्या नहीं की थी, केवल कैद की थी और स्वयं बिंबिसार ने अपनी आत्महत्या कर लिया था। लेकिन कैद करना भी पितृहंता की भांति ही माना गया है। आगे हम देखेंगे अजातशत्रु के संबंध में। इनका कार्यकाल 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व था। अजातशत्रु का एक नाम कुणिक भी था। जैसे बिंबिसार का नाम श्रेणिक था, तो इनका नाम कुणिक भी था। बिंबिसार की मृत्यु के पश्चात प्रसेनजीत के साथ युद्ध हुआ, जिसमें प्रसेनजीत की हार हुई। तत्पश्चात हुई संधि में प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री बजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। जो बजीरा जो थी वो अजातशत्रु की ममेरी बहन भी थी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने बजीरा से विवाह कर लिया। अजातशत्रु ने युद्ध के माध्यम से अंग, लिच्छवी, बज्जी, काशी, कौशल आदि जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर विशाल साम्राज्य की स्थापना की। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक के शासन किया। अजातशत्रु ने महाशिलाकंडक, जिससे बड़े बड़े पत्थरों को दुश्मन
पर फेंकते हैं तथा रथ मूषल, इसमें 2 घोड़े रहते हैं और रथ के सामने बड़ी बड़ी तलवारें घूमते रहती हैं, उसका निर्माण कार्य कराया, जो युद्ध में बहुत उपयोगी रही। इस तरह के अस्त्र आपको बाहुबली पिक्चर में, जो बाहुबली पिक्चर थी उसमें भी इस तरह के अस्त्र आपको देखने को मिलते हैं। वैसे ही अस्त्र का निर्माण अजातशत्रु ने करवाया था। और ये जो थे, ये जो हथियार थे, ये युद्ध में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। अजातशत्रु के शासनकाल में ही 483 ईसा पूर्व बुद्ध का तथा 468 ईसा पूर्व महावीर का महापरिनिर्वाण हुआ। और ये एक महत्वपूर्ण घटना थी अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व अजातशत्रु की हत्या कर शासन पर अपना कब्जा कर लिया। देखिएगा, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर शासन प्राप्त किया था, तो अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर शासन प्राप्त किया। इसीलिए चूँकि इस काल में पुत्रों ने अपने पिता की हत्या कर का शासन प्राप्त किया था, इसलिए इस को पितृहंता वंश भी कहते हैं। तो इस तरह से ये अजातशत्रु का हो गया। इसके बाद आ जाता उज्जैन, जिसका कार्यकाल 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक माना गया। उज्जैन 461 ईसा पूर्व अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर गद्दी पर बैठा। उज्जैन के नाम, अन्य नाम जो थे, उदयभद्र, उदयन आदि थे। गंगा और सोन नदी के संगम पर इन्होंने पाटलिपुत्र नगर बसाया। ये भी माना जाता है कि पाटलिपुत्र नगर इनके जो पिता थे अजातशत्रु, उन्होंने बसा लिया था, लेकिन इन्होंने उसको और विधिवत किया, पाटलिपुत्र नगर को विधिवत बसाया और उसे ही अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि इनका साम्राज्य इतना विस्तार हो चुका था कि उसको देखने के लिए वहाँ से राजगृह से संभालना मुश्किल था। अतः पाटलिपुत्र को ही उन्होंने अपना राजधानी बनाया। और पाटलिपुत्र के अन्य नाम पाटलीग्राम, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद तथा वर्तमान नाम पटना है। कई बार 1 नंबर के प्रश्न में ये पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र के अन्य नाम क्या थे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और वर्तमान नाम इसका पटना है। उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडका और नागदशक। और उदयन के पश्चात फिर इनके पुत्र अनिरुद्ध ने शासन काल संभाला, लेकिन उदयन के जो 3 पुत्र थे वो उतने योग्य शासक साबित नहीं हो पाए थे आगे। लेकिन इनका शासनकाल थोड़े थोड़े समय का रहा है। केवल नागदशक का शासनकाल थोड़ा सा ज़्यादा रहा, लेकिन उसके भी कई कारण थे। तो आगे देखेंगे हम कि उदयन के पश्चात उसका बेटा अनिरुद्ध ने शासन संभाला, किंतु इतने विशाल साम्राज्य को वह ठीक से संभाल नहीं पाया। इसके पश्चात मुंडक, उनके जो सेकंड पुत्र थे, दूसरे पुत्र थे, मुंडक ने राजगद्दी संभाली। मुंडक, जिनका नाम मंडल भी था, तो इनका कार्यकाल 441 ईसा पूर्व से 437 ईसा पूर्व, मतलब 4 वर्ष तक का माना गया। अनिरुद्ध जी के पश्चात मुंडक ने राजगद्दी संभाली, किंतु बहुत अधिक समय तक शासन नहीं कर पाए। इनके पश्चात इनके जो भाई थे नागदशक गद्दी पर बैठा। नागदशक, इनका कार्यकाल 437 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक का माना गया है। नागदशक हर्यक वंश के अंतिम शासक थे, क्योंकि इसके पश्चात हर्यक वंश का शासन समाप्त हो गया था। नागदशक जो थे एक अयोग्य, निर्बल एवं विलासी शासक थे। उनके शासनकाल में जनता ने अनेक विद्रोह किए, क्योंकि जनता बहुत तकलीफ में थी और जनता ने अनेक प्रकार के विद्रोह किए। लेकिन उनका एक विश्वासपात्र अमात्य शिशुनाग था, जो उसके सहयोग से इन्होंने इसको शांत किया। और वही शिशुनाग के सहयोग से ही मतलब ये नागदशक अपना राजपाट चलाते रहे। लेकिन कालांतर में जनता ने शिशुनाग को ही अपना राजा मान लिया और उसने ये गद्दी संभाल ली। इस तरह नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक रहा और शिशुनाग के राजा बनते ही एक नया वंश नागवंश का शासन प्रारंभ हो गया। इस तरह से ये हर्यक वंश का समापन हो चुका है। तो ये था हर्यक वंश के संबंध में
और उनके जो प्रमुख शासक रहे उनके संबंध में ये जानकारी। आशा है कि आपको पसंद आई होगी और अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने अन्य मित्रों को भी सेंड करिएगा, ताकि आने वाले अन्य जो वीडियो हैं, इसके बाद नागवंश का वीडियो जो आपको मिलने वाला है वो आपको शीघ्रता से मिल जाए। धन्यवाद।